दोस्तों आज मैं आपको जूलियस सीजर का एक्ट वन पढ़ाऊंगा। देखो रोम को ना तीन लोग मिलकर चला रहे थे, जूलियस सीजर, पॉम्पी और क्रेसस। क्रेसस की मौत हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना। अब बचता कौन है? जूलियस सीजर और पॉम्पी। और इन दोनों की हो जाती है दुश्मनी, आपस में बनती ही नहीं है इनकी। ये बिल्कुल सच्ची बात मैं बता रहा हूँ आपको, हकीकत में ऐसा हुआ था। बाद में जाकर शेक्सपियर ने इसके ऊपर ड्रामा लिखा था। तो आपस में बनती नहीं थी इनकी। जूलियस सीजर ने पॉम्पी के खिलाफ बगावत कर दी, विद्रोह कर दिया, आपस में लड़ाई हो गई इनकी और पॉम्पी को हरा दिया जूलियस सीजर ने। इसके बाद में पॉम्पी इजिप्ट में भाग गया और इजिप्ट में ये मारा गया। जूलियस सीजर ने पॉम्पी के बच्चों को भी हरा दिया था। तो अब रोम का सिर्फ एक ही लीडर बचा है, वो है सीजर। सारी ताकत इसी के हाथ में आ गई है क्योंकि कोई और तो बचा ही नहीं है। अब ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रोम की गलियों में ना बहुत जश्न मनाया जा रहा है, लोग बहुत खुश हैं। काम धंधा छोड़कर गलियों में जश्न मना रहे हैं। ये सारे के सारे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि जूलियस सीजर की जीत हुई है, उसने पॉम्पी को हरा दिया है। सारे के सारे जूलियस सीजर को सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे। अब ड्रामा में दो कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, फ्लीवियस और मैरुलस। ये दोनों हैं ट्रिब्यून्स। ट्रिब्यून्स पहले ज़माने में रोम में एक सरकारी पद हुआ करता था और इनका काम होता था आम लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। जैसे आज के ज़माने में नेता होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, लोकसभा में बैठता है, कुछ वैसा समझो आप इन लोगों को। रोम के ऑफिशियल्स हैं, सरकारी आदमी हैं। तो अब इनके समझ में नहीं आ रहा कि ये गलियों में लोग क्यों जश्न मना रहे हैं, क्यों खुश हो रहे हैं, काम धंधे पर क्यों नहीं गए लोग। इन्होंने आम जनता से बात करी ताकि पता तो लगे कि ये इतना जश्न क्यों मनाया जा रहा है। तब जाकर इन्हें पता लगा कि ये सारे के सारे लोग सीजर की जीत का जश्न मना रहे हैं। ये सुनकर इन्हें बड़ा गुस्सा आया, बहुत चिढ़ गए। दरअसल ये दोनों ना सीजर से बहुत चिढ़ते हैं और ये पॉम्पी के सपोर्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हमारे देश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कांग्रेस को लोग सपोर्ट नहीं करते। आज भी कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं। बिल्कुल वैसे ही फ्लीवियस और मैरुलस पॉम्पी के सपोर्टर थे। हालांकि सीजर ने पॉम्पी को हरा दिया, लेकिन फिर भी ये पॉम्पी को ही सपोर्ट कर रहे थे, सीजर के खिलाफ थे। मैरुलस ने आम जनता से कहा कि तुम क्यों सीजर के लिए खुश हो रहे हो, क्यों जश्न मना रहे हो? क्या तुम लोग पॉम्पी को भूल गए? एक टाइम ऐसा था जब पॉम्पी जीत कर आता था और तुम लोग ऐसे ही खुश होते थे, ऐसे ही जश्न मनाते थे पॉम्पी के लिए। और आज तुम ही लोग पॉम्पी की मौत का जश्न मना रहे हो। अरे गॉड के आगे भीख मांगो ना शुक्रो, भीख मांगो गॉड के आगे कि वो तुम्हें माफ कर दे, गुनाहगार हो तुम सारे के सारे। इसके बाद में जो आम लोगों की भीड़ होती है, जो जश्न मना रहे होते हैं, वो सब चले जाते हैं वहाँ से। फ्लीवियस मैरुलस को इंकरेज करता है कि हम लोग ना सीजर की मूर्तियों पर जो डेकोरेशंस हो रखी हैं, जो सजावट हो रखी है, उस सबको उखाड़ फेंकेंगे। अब मैरुलस ये सारी बातें सुन के थोड़ा घबरा जाता है, थोड़ा हिचकता है। वो कहता है कि क्या हम ये सब काम कर सकते हैं? फ्लीवियस, तुम्हें तो पता ही है कि फीस्ट ऑफ लुपरकल चल रहा है। दोस्तों रोम में चल रहा है फेस्टिवल ऑफ लुपरकल, इसके बारे में मैं आपको 1 मिनट बाद बताऊंगा, थोड़ा सा रुकना। तो मैरुलस का कहने का मतलब ये है कि फेस्टिवल चल रहा है, कहीं देवता हमसे नाराज़ ना हो जाएं। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग मंगलवार को मीट नहीं खाते, डरते हैं कि कहीं भगवान उनसे नाराज़ ना हो जाएं। बिल्कुल वैसे ही मैरुलस डर रहा है यहाँ पर कि फेस्टिवल चल रहा है, अगर हमने कोई गलत काम करा, सीजर की मूर्तियों पर जो डेकोरेशंस वगैरह हो रखी हैं उसको उखाड़ फेंका, तो कहीं ऐसा ना हो कि गॉड हमसे नाराज़ हो जाए। लेकिन फ्लीवियस को लुपरकल फेस्टिवल से ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि कहीं सीजर घमंडी ना हो जाए, ये जीत उसके सर पर ना चढ़ जाए। तो फ्लीवियस कहता है कि हमें इस जश्न को रोकना ही होगा। इसके बाद में फ्लीवियस और मैरुलस दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं जश्न को रोकने के लिए, डेकोरेशंस को उखाड़ फेंकने के लिए। अगले सीन में एंट्री होती है सीजर, एंटनी, ब्रूटस, कैसियस और बाकी सभी लोगों की। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। एंटनी सीजर का बहुत अच्छा दोस्त है, रोमन जनरल है, ताकतवर है, बहुत अच्छी बातें इसको बनानी आती हैं, अपनी बातों से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। कहानी के आखिर में आपको पता लगेगा कि इसकी बातें कितनी बढ़िया हैं। और ये सीजर का सच्चा सपोर्टर है, हमेशा सीजर को सपोर्ट करता है। ब्रूटस भी सीजर का दोस्त है, लेकिन ब्रूटस के लिए ना देश सबसे पहले है। देशभक्त है, पैट्रियाटिक है और अपने देश रोम के भले के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अपनी जान को कुर्बान भी कर सकता है और किसी दूसरे की जान को ले भी सकता है। देश के आगे सब कुछ कुर्बान है इसका। लेकिन दोस्तों इसकी जो देशभक्ति है, पेट्रियाटिज्म है, इसका गलत फ़ायदा उठाया जाएगा। आपको आगे पता लगेगा। नेक्स्ट है कैसियस, ये कहानी का विलन है, बहुत मक्कार, 420, मैनिपुलेटिव। ये सीजर के खिलाफ है, सीजर को जान से मारना चाहता है, मेन कॉन्स्पिरेटर है ये अपनी आर्मी बनाएगा कुछ लोगों की ताकि सीजर को जान से मार सके। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको सभी कैरेक्टर्स के बारे में पता लगेगा। दोस्तों बहुत भीड़ भाड़ है वहाँ पर सीजर के आने की।
जब लीडर आता है तो बहुत सारी भीड़ आती है, पूरा काफिला आता है उसके पीछे, तो बहुत सारे लोग हैं सीजर के साथ में, और वैसे भी ये पॉम्पे को हरा कर आया है, तो खूब जश्न मनाया जा रहा है। और इसी भीड़ में से एक आवाज़ आती है, बिवेयर द आइट्स ऑफ मार्च। आइट्स ऑफ मार्च का मतलब होता है 15 मार्च। तो आवाज़ आती है कि 15 मार्च को सावधान रहना। अब सीजर सुन लेता है उस आवाज़ को, और एक सूटसेयर ने वो आवाज़ लगाई थी। तो सीजर उसको बुलाता है अपने सामने। सूटसेयर वो इंसान होता है जो भविष्यवाणी करता है, फ्यूचर के बारे में बताता है। सूटसेयर समझाता है कि 15 मार्च को तुम्हें खतरा है, तुम ध्यान से रहना 15 मार्च को। लेकिन सीजर इतना ज़्यादा घमंडी है कि वो सूटसेयर की बातों को हल्के में लेता है, ध्यान नहीं देता उसके ऊपर। कहता है, "हाँ, ये तो फर्जी बातें कर रहा है, चलो चलो आगे बढ़ो"। सीजर को अपने ऊपर इतना विश्वास है, इतना घमंडी है, उसे लगता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। दोस्तों, अब स्टेज के ऊपर से सभी लोग चले जाते हैं, सिर्फ ब्रूटस और कैसियस रहते हैं। ब्रूटस और कैसियस भी आपस में दोस्त हैं। कैसियस ब्रूटस से रेस को देखने के लिए कहता है, दौड़ को देखने के लिए कहता है, लेकिन ब्रूटस मना कर देता है। अब ये कौन सी रेस है, कौन सी दौड़ की बात हो रही है? देखो, रोम में मैंने आपको बताया फेस्टिवल ऑफ लुपर्कल चल रहा है। ये फेस्टिवल औरतों की फर्टिलिटी के लिए मनाया जाता है। अगर कोई औरत कंसीव नहीं कर पा रही है, बच्चे को पैदा नहीं कर पा रही, इनफर्टाइल हो चुकी है, तो उसको क्या करना होता है? रोम की गलियों में खड़ा होना होता है, और प्रीस्ट फिर उन औरतों को छूते हैं जो बांझ हो चुकी हैं, जो इनफर्टाइल हो चुकी हैं। अब देखो, जूलियस सीजर की वाइफ का नाम है कैल्पर्निया। कैल्पर्निया भी बांझ है, कोई औलाद नहीं है जूलियस सीजर की। तो जूलियस सीजर अपनी वाइफ कैल्पर्निया को भी कहता है कि तुम भी जब लुपर्कल फेस्टिवल में दौड़ लगे तो एंटनी के सामने खड़ी हो जाना। एंटनी जूलियस सीजर का दोस्त है और लुपर्कल फेस्टिवल में ये प्रीस्ट बना हुआ है। तो जूलियस सीजर क्या कह रहा है कि तुम एंटनी के सामने खड़ी हो जाना ताकि एंटनी तुम्हें छू ले। अब वापस से कैसियस और ब्रूटस के ऊपर आते हैं। कैसियस ने कहा ब्रूटस से कि तुम दौड़ देखने के लिए जाओ, लेकिन ब्रूटस ने मना कर दिया। अब कैसियस ये नोटिस करता है कि ब्रूटस ना आजकल उदास दिखाई दे रहा है, अलग थलग रहता है, उदास सा रहता है, घुलता मिलता नहीं है लोगों में, फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ब्रूटस कैसियस को समझाता है कि यार, आजकल ना मैं अपनी ही उलझनों में उलझा हुआ हूँ। तुम बुरा मत मानना मेरी बात का, तुम्हारे कहने पर मैं दौड़ को देखने के लिए नहीं गया, बुरा मत मानना, पर्सनली मत लेना। मसला यह है यार कि मैं आजकल ना अपने ही थॉट्स में उलझा हुआ हूँ, अपनी ही परेशानियों में लगा हुआ हूँ। कैसियस कहता है कि काश काश तुम अपनी उन खूबियों को देख सकते जो रोम के बाकी सभी लोग तुम्हारे अंदर देख रहे हैं। तुम्हें पता ही नहीं है ब्रूटस कि तुम कितने काबिल हो, कितने महान हो, कितने कीमती हो, कितने बढ़िया इंसान हो। दोस्तों, यहाँ पर कैसियस ने मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया ब्रूटस को। कैसियस ये चाहता है कि ब्रूटस भी उसके साथ में हो जाए और ये लोग मिलकर जूलियस सीजर को जान से मारें। देखो, ब्रूटस बहुत ताकतवर है और रोम की जनता उसको बहुत सपोर्ट करती है, बहुत इज्जत करती है उसकी। तो ब्रूटस अगर इनके साथ में हो गया, ब्रूटस ने भी मदद करी सीजर को जान से मारने की, तो जनता को लगेगा कि इनका काम सही है। जैसे फॉर एग्जांपल सलमान भाई को बहुत लोग मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं उनकी, बहुत सारे फैंस हैं सलमान भाई के। तो अगर सलमान भाई कुछ कहते हैं कि ये काम करो या ये जीन्स खरीद लो, शर्ट खरीद लो, तो बहुत सारे लोग खरीदेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ब्रूटस की बहुत इज्जत हो रही है यहाँ पर, बहुत लोग उसको मानते हैं रोम में। तो कैसियस ये चाहता है कि एक बड़ी पर्सनैलिटी, मजबूत पर्सनैलिटी उसके साथ में हो जाए। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें लोगों का शोर सुनाई देता है, जय जयकार सुनाई देती है। ब्रूटस को डर है कि शायद लोगों ने सीजर को अपना राजा घोषित कर लिया है, अपना राजा बना लिया है। और कैसियस को इस बात से अंदाज़ा हो गया था कि ब्रूटस भी नहीं चाहता कि सीजर रोम का राजा बने। हालांकि ब्रूटस सीजर से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन वो भी नहीं चाहता कि सीजर रोम का बादशाह बने, क्योंकि अगर सीजर रोम का बादशाह बन गया ना, तो सारी ताकत एक आदमी के पास में चली जाएगी और रोम में डिक्टेटरशिप आ सकती है। डिक्टेटरशिप क्या होती है कि सारी ताकत एक ही इंसान के पास में है, वो जो चाहेगा कर सकता है। तो इसी वजह से ब्रूटस नहीं चाहता कि सीजर रोम का बादशाह बने। ब्रूटस कैसियस से पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अगर तुम रोम के भले के लिए सोच रहे हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ हूँ। इसके बाद में कैसियस दोबारा से कोशिश करता है ब्रूटस को मैनिपुलेट करने की। धीरे धीरे वो सीजर की बुराइयां बताता है, जहर घोलता है ब्रूटस के दिमाग में धीरे धीरे। ब्रूटस कहता है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इसी बीच लुपर्कल रेस ख़त्म हो जाती है। ब्रूटस कैसियस को इशारा करके दिखाता है कि देखो, सीजर, उसकी वाइफ कैल्पर्निया और सिसरो, सभी लोग बहुत गुस्से में परेशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ खड़ा हुआ है सीजर। सीजर एंटनी से कहता है कि यार एंटनी, काश मेरे आसपास ना अच्छे लोग होते, खाए पिए हुए, सुकून भरे, खुश लोग होते। काश ये भूखा नंगा कैसियस ना होता। ये बहुत ख़तरनाक है, बता रहा हूँ मैं तुमको।
अब दोस्तों भूखा नंगा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं ना, बहुत शोहरत के पीछे, दौलत के पीछे पागल होते हैं। तो सीज़र यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि काश मेरे आसपास ऐसे लोग होते जिनके पेट भरे हुए होते, मतलब वो दौलत शोहरत के पीछे ना भागते, सुकून भरी ज़िंदगी होती उनकी। लेकिन सीज़र बहुत घमंडी है, उसे लगता है कि कोई भी उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो वो कहता है कि ये ख़तरनाक ज़रूर हो कैसियस, लेकिन फिर भी मैं कैसियस से डरता नहीं हूँ, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि मैं सीज़र हूँ, सीज़र। इसके बाद में सीज़र और उसके लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब ब्रूटस कास्का से पूछता है कि ये सीज़र इतना परेशान क्यों लग रहा था। कास्का दोस्तों एक माइनर कैरेक्टर है, रोमन सेनेट का मेंबर है। जैसा हमारे यहाँ पर लोकसभा होती है वैसे ही रोम में सेनेट हुआ करती थी, उसका मेंबर था। तो कास्का बताता है कि सीज़र को ना 3 बार क्राउन ऑफर किया गया था, ताज ऑफर किया गया था एंटनी के द्वारा। एंटनी ने 3 बार कहा राजा बनने के लिए, लेकिन तीनों बार एंटनी ने मना कर दिया। लेकिन ताज को मना करते हुए हर बार उसकी जो मना करने की इच्छा थी ना, वो कम हो रही थी। जैसे पहली बार में कड़क अंदाज में कहा कि नहीं चाहिए, फिर कहा नहीं चाहिए, फिर तीसरी बार कहा होगा रहने दीजिए ना, आप तो जिद ही करे जा रहे हैं। तीसरी बार मना करने पर सीज़र को एपिलेप्सी यानी मिर्गी का दौरा पड़ गया। ये सारी बातें किसने बताई? कास्का ने बताई, क्योंकि कास्का उस फंक्शन में था। दोस्तों इसके बाद में ब्रूटस और कैसियस डिसाइड करते हैं कि वो कल बात करेंगे, और ब्रूटस स्टेज के ऊपर से चला जाता है। ब्रूटस के जाने के बाद में कैसियस कहता है कि ब्रूटस एक नोबल इंसान है, महान इंसान है, सच्चा इंसान है, लेकिन महान से महान इंसान को भी बहकाया जा सकता है, चीन डबाक डम डम। अब आज रात कैसियस कुछ लेटर्स को ब्रूटस के लिए छोड़ेगा। ऐसा लगेगा कि उन लेटर्स को रोम के अलग अलग लोगों ने लिखा है। उन लेटर्स में लिखा होगा कि ब्रूटस कितना महान है, और हल्का सा हिंट मिलेगा कि सीज़र कितना एम्बिशियस है, सीज़र ताकत का, शौहरत का भूखा है। कैसियस को लगता है कि इन लेटर्स को पढ़कर ब्रूटस ज़रूर सीज़र के ख़िलाफ़ हो जाएगा। दोस्तों अगले सीन में बिजली कड़क रही है, मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, और एंट्री होती है कास्का और सिसरो की। सिसरो भी एक सेनेटर है, माइनर कैरेक्टर है। मेन फोकस यहाँ पर है कास्का के ऊपर। बिगड़ता हुआ मौसम देखकर कास्का को बहुत डर लग रहा है। उसने ज़िंदगी में कभी इतना ख़राब मौसम नहीं देखा। उसे लगता है कि या तो आसमान में गॉड्स की आपस में लड़ाई हो गई है जिसकी वजह से मौसम इतना ख़राब हो गया, या फिर हम इंसानों ने इतने गुनाह कर दिए कि गॉड्स हमें बर्बाद करना चाहते हैं। कास्का बताता है सिसरो को कि उसने एक स्लेव के, एक ग़ुलाम के हाथ में आग लगी हुई देखी। हालांकि स्लेव के हाथ में आग लगी हुई थी, लेकिन फिर भी उसका हाथ नहीं जला, उसके हाथ को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हर्ट नहीं हुआ, और ये बहुत अजीब था। कास्का बताता है आगे कि उसने एक शेर को गली में टहलते हुए देखा, और मैंने एक उल्लू को देखा दिन में आवाज़ करते हुए। अब देखो उल्लू तो रात को आवाज़ निकालता है, लेकिन कास्का ने दिन में देखा आवाज़ करते हुए, जो कि बहुत अजीब था। और उल्लू को वैसे भी अच्छा परिंदा नहीं माना जाता, ख़राब परिंदा माना जाता था पहले ज़माने में। तो कास्का ने एक कंक्लूजन निकाला कि इन सभी अपशगुनों का होना कोई आम बात नहीं है, कुछ बुरा होने वाला है। अब सिसरो कहता है कि हाँ, ये सारी बातें हैं तो बहुत अजीब, लेकिन लोग इन बातों का अपना ही कुछ मतलब निकाल लेते हैं। और फिर सिसरो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों अब कास्का के पास में कैसियस आता है। कास्का कैसियस को बताता है कि ऐसी अफवाह चल रही है कि सेनेटर्स कल सीज़र को ताज पहनाएंगे, उसको राजा बनाएंगे। अब ये सुन के कैसियस भड़क जाता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ, अगर सीज़र को बादशाह बनाया गया, तो मैं तानाशाही के सामने झुकने के बजाय आत्महत्या कर लूँगा, अपने आप को जान से मार लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर कास्का को भी पता लग गया कि कैसियस सीज़र के ख़िलाफ़ है, कैसियस के इंटेंशंस के बारे में पता लग गया, और कास्का भी कैसियस के साथ में हो जाता है। कास्का भी सीज़र को जान से मारना चाहता है, इस वजह से वो कैसियस के साथ में हो जाता है, और कैसियस कास्का को पूरा प्लान बताता है कि कैसे वो लोग सीज़र को जान से मारेंगे। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सिना आ जाता है वहाँ पर। सिना भी कैसियस के साथ में मिला हुआ है, कॉन्स्पिरेटर है ये भी। कैसियस सिना को कुछ लेटर्स देता है और कहता है कि इन लेटर्स को ऐसी ऐसी जगह पर रखना जहाँ से ये ब्रूटस के हाथ में लग जाएं। इसके बाद में कैसियस और कास्का फैसला करते हैं कि ये दोनों ब्रूटस के घर में जाएंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे ताकि ब्रूटस भी इनके साथ में हो जाए। कैसियस को भरोसा है कि बहुत जल्द वो ब्रूटस को भी अपने साथ में कर लेगा। तो कैसियस अपनी आर्मी बना रहे हैं यहाँ पर सीज़र के ख़िलाफ़, और आपका एक्ट 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जूलियस सीज़र को लाइन बाय लाइन भी पढ़ा रखा है मैंने डिटेल में। आपके लेफ्ट साइड में जो प्लेलिस्ट आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी। लेकिन अगर आपको क्विक रिवीजन करना है एक्ट 2 का, जैसे मैंने भी आपका करवाया है, तो राइट साइड में जो वीडियो आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको समरी मिल जाएगी पूरे एक्ट 2 की। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।